नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के तहत अगर बात की जाए तो विश्व इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं निरंतर, जिसके तहत हम इटली के एकीकरण को पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज इटली के एकीकरण के अंतिम चरण की हम बात करेंगे। इटली के एकीकरण को संपूर्ण करेंगे आज की क्लास में हमारा इटली का एकीकरण समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात हम जर्मनी के एकीकरण को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि पिडमांट सार्डिनिया के नेतृत्व में जो अधिकतर राज्य, जो बाकी सारे राज्य जो इटली के राज्य हैं, उनको मिला लिया जाता है इटली में और इटली का एकीकरण हो जाता है। सिर्फ दो राज्य बच जाते हैं, रोम और वेनेशिया। 1860 ईस्वी तक की बात है, जहाँ तक जो पोप के राज्य के खिलाफ जो अभियान किया जाता है, पोप के विरुद्ध जो अभियान किया जाता है, रोम के राज्य की अगर बात की जाए, आक्रमण किया जाता है पिडमांट सार्डिनिया के द्वारा, तो कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है। उस वक्त से 1860 ईस्वी से जो इटली के एकीकरण को संपूर्ण रूप से पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय और लग जाता है। हमने देखा 1861 ईस्वी में जो केवूर की मृत्यु हो जाती है। केवूर की मृत्यु होने के पश्चात 10 वर्षों के पश्चात ये इटली का एकीकरण पूर्ण होता है। ये इटली का एकीकरण जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जो वहाँ का शासक पिडमांट सार्डिनिया के, जिसे सर्वसहमति से जो क्या कर लिया, ट्यूरिनिया की जो बैठक होती है जिसमें संपूर्ण इटली का सम्राट घोषित कर दिया जाता है और स्वीकार कर लिया जाता है। उसके तहत जो निरंतर क्या परिस्थितियाँ बनती है, जिसके तहत रोम और वेनेशिया का राज्य भी इटली में मिल जाता है और इनके मिलने के पश्चात ही जो इटली का एकीकरण क्या हो पाता है, पूर्ण हो पाता है। हालांकि जो केवूर की मृत्यु पहले ही हो जाती है, उसके मन में ये मलाल रहता है, ये बात उसी के मन में रह जाती है कि रोम और वेनेशिया को मिलते हुए वह नहीं देख पाता है इटली के राज्य में। बाकी संपूर्ण राज्य को इटली में मिला लिया गया और सर्वसहमति से जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय को जो वहाँ का शासक स्वीकार कर लिया गया, सम्राट स्वीकार कर लिया गया। अब 1861 ईस्वी में जो केवूर की मृत्यु हो जाती है, नवीन राज्यों के समक्ष कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। केवूर की मृत्यु होने के पश्चात कोई भी प्रधानमंत्री ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। विक्टर इमैनुअल को जो निरंतर प्रतिवर्ष है जो को अपना प्रधानमंत्री परिवर्तित करना पड़ता है। और उसके अलावा जो पिडमांट सार्डिनिया में जो बात की जाए, राज्य में जो कई राज्यों को मिलाया गया था इटली, और उसके तहत इटली राज्य का निर्माण हुआ था, जिसमें कई राज्य जो पिडमांट सार्डिनिया से द्वेष रखते थे, वहाँ के शासक जो अवसर की तलाश में थे, कैसे वहाँ उन शासकों के द्वारा प्रयास किया जाए, कैसे जो अपनी सत्ता को पुनः कायम किया जा सके। तो ये चुनौतियां इनके समक्ष रहती है। फिर भी भली भांति विक्टर इमैनुअल द्वितीय के द्वारा जो चुनौतियों का सामना किया जाता है। अब जिसके तहत परिस्थितियों में परिवर्तन होता है और जिसके तहत राजनीतिक परिस्थितियाँ भी बदल जाती है। जिस वक्त अगर बात की जाए, कोई वक्त प्रशा जो ऑस्ट्रिया के साथ था, वह प्रशा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध हो जाता है और वही प्रशा राज्य आगे जाकर जो जर्मनी राज्य बनता है। तो उसी तहत बात की जाए, इनके संबंधों में जो खिंचाव आ जाता है प्रशा और ऑस्ट्रिया के, और वहाँ का जो चांसलर, प्रशा का चांसलर होता है बिस्मार्क, वह जो ऑस्ट्रिया को प्रशा से बाहर निकालना चाहता है और उसके लिए प्रयास शुरू कर देता है, जिसके तहत उसके द्वारा जो इटली से मित्रता करने का निश्चय किया जाता है। क्योंकि जो ऑस्ट्रिया का दुश्मन कौन है, इटली है, तो इटली से उसी दौरान उसके द्वारा प्रशा के चांसलर के द्वारा जो मित्रता कर ली जाती है और इन दोनों के मध्य जो संधि हो जाती है, इसके तहत इनके बीच में समझौता होता है। किसके? प्रशा और इटली के मध्य समझौता हो जाता है, जिसके तहत उनके द्वारा तय किया जाता है कि अगर ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया से युद्ध होगा तो इटली किसका साथ देगा? इसका साथ देगा, प्रशा का साथ देगा। अगर इटली प्रशा का साथ देगा तो प्रशा उसे वेनेशिया जो क्षेत्र है वह दिलवा देगा। कहाँ से? किससे? ऑस्ट्रिया से। तो इन दोनों के मध्य जो ये समझौता हो जाता है, बीच में अगर बात की जाए तो 8 अप्रैल 1866 ईस्वी में, यानी कि जो अब ये 6 वर्षों के पश्चात इनके बीच में जो ये समझौता होता है, जिसके तहत इनके द्वारा तय कर लिया जाता है कि अगर जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रशा और ऑस्ट्रिया में युद्ध छिड़ जाता है और इटली किसकी सहायता करेगा? प्रशा की सहायता करेगा, तो प्रशा उसे ऑस्ट्रिया से वेनेशिया का प्रदेश दिला देगा। और यही दो क्षेत्र, दो राज्य बच रखे हैं अभी तक बात की जाए, वेनेशिया और रोम, जिनका इटली में जो अभी तक समायोजन नहीं हुआ, इटली में उनको मिलाया नहीं गया है। जब तक इनको नहीं मिलाया जाएगा तब तक इटली का एकीकरण पूर्ण नहीं होगा। तो ये बात इन दोनों के मध्य हो जाती है और इसी दौरान
इस संधि के पश्चात जो 14 जून 1866 ईस्वी में प्रशा और ऑस्ट्रिया में युद्ध छिड़ जाता है और युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब जैसा कि समझौता और संधि उसके अनुसार इसके द्वारा क्या किया जाता है, इटली के द्वारा भी जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। हालांकि इटली और ऑस्ट्रिया जिस मोर्चे पे युद्ध लड़ते हैं उस मोर्चे पे जो इटली की पराजय होती है, लेकिन ये सौभाग्य की बात इनके लिए रहती है कि प्रशा के द्वारा ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया जाता है। प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य जो बात की जाए, ये सेडोवा का युद्ध होता है। इस युद्ध के पश्चात इस युद्ध में क्या कर दिया जाता है, प्रशा के द्वारा ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया जाता है। अब इसे पराजित करने के पश्चात इनके बीच में जो संधि होती है, किसके बीच में, प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में प्राग की संधि होती है। और उस संधि के अनुसार जैसा कि इसने वादा किया था, किससे, इटली से वादा किया था कि वेनेशिया का क्षेत्र तुम्हें राज्य में दिलवा दूंगा, और अपने वादे के मुताबिक इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो वेनेशिया का प्रदेश है वह ऑस्ट्रिया से लेकर किसको दिला दिया जाता है, इटली को दिला दिया जाता है। और इस तरीके से जो वेनेशिया इटली का भाग बन जाता है। प्राग की संधि के अनुसार जो इटली है, जो वेनेशिया का भाग, वेनेशिया जो इटली का भाग बन जाता है, और ये जो इटली का एकीकरण एक चरण और खत्म हो जाता है। अब बचा सिर्फ कौन सा, रोम का राज्य बच चुका है सिर्फ, और बाकी सभी राज्य हैं जो किस में मिल गए हैं, इटली में मिल गए। अब रोम को देखो किस तरीके से ये मिलाता है। 6 वर्षों पश्चात तो इसको क्या मिला, जो वेनेशिया मिला है। केवर की मृत्यु के पश्चात अगर बात की जाए तो 1860 ईस्वी के पश्चात, और अब आगे 10 वर्षों के पश्चात इसे क्या मिलेगा, ये रोम का राज्य। रोम का राज्य जो बड़ी समस्या रहता है इनके बीच में, जो बात की जाए कैथोलिक धर्मावलंबियों के लिए भी, संपूर्ण यूरोपीय कैथोलिक धर्मावलंबी है उनके लिए आस्था का केंद्र भी है। तो बेगे से जल्दी से जो अगर बात की जाए तो रोम पर जो नियंत्रण करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि रोम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी फ्रांस के पास थी। और अगर फ्रांस से शत्रुता भी मोल ली जा सकती, क्योंकि फ्रांस विरोधी हो जाएगा, तो और बाकी कंट्रियों का भी समर्थन था। तो इन परिस्थितियों में क्या किया जाता है, जो अब ऐसी परिस्थितियां बनती है कि अब जर्मनी के एकीकरण में जो फ्रांस बड़ी बाधा हो रहा था, तो अब इनके बीच में युद्ध निश्चित हो जाता है। प्रशा और फ्रांस के मध्य जर्मनी का एकीकरण, वही प्रशा राज्य आगे जाकर जो जर्मनी का रूप धारण करता है। तो उसी दौरान जो ये फ्रांस जो बड़ी बाधा था किसके लिए, उनके लिए जो बात की जाए जर्मनी के लिए, और जर्मनी के एकीकरण को पूरा करने के लिए जो फ्रांस के साथ युद्ध करना अवश्यंभावी था। तो उसी दौरान जो फ्रांस और प्रशा के बीच में युद्ध होता है, और ये युद्ध कौन सा युद्ध होता है, 1870 ईस्वी में जो सेडान का युद्ध होता है। इस सेडान के युद्ध में क्या कर दिया जाता है, प्रशा के द्वारा जो फ्रांस को पराजित कर दिया जाता है, और फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को जो आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। नेपोलियन तृतीय के द्वारा यहाँ जो अपने 83,000 सैनिकों के साथ क्या कर दिया जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है, आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। अब इस बात का जैसे ही पता चलता है, किसको, जैसे ही विक्टर इमैनुअल द्वितीय को पता चलता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, रोम पर, क्योंकि इस युद्ध के दौरान जो क्या किया गया, रोम में जो फ्रांस की सेना नियुक्त थी, उस सेना को किसके द्वारा, नेपोलियन तृतीय के द्वारा वापस बुला लिया गया था युद्ध के दौरान। अब फ्रांस की सेना जो वहाँ पर रोम में नहीं थी, अगर बात की जाए पोप के राज्य में, तो जैसे ही इस युद्ध की पराजय का समाचार किसे मिलता है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को मिलता है, तो उसके द्वारा अपनी सेना भेज दी जाती है, और ये अपनी सेना भेज कर क्या करता है, रोम पर अधिकार कर लेता है, और वहाँ पे जो जनमत संग्रह करवाता है, और जनमत संग्रह के आधार पे जनता के द्वारा बहुमत से जो इटली में मिलने का निश्चय किया जाता है, और इस तरीके से रोम का विलय भी जो क्या कर लिया जाता है, इटली में कर लिया जाता है। 2 जून 1871 ईस्वी को बात की जाए, या जो पिडमांट सार्डिनिया, यानी कि अब बाकी जो इटली का शासक, संपूर्ण इटली का शासक जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय भव्य जुलूस के साथ क्या करता है, रोम में प्रवेश करता है, और इस तरह रोम को भी जो इटली का भाग बना लिया जाता है, इटली में विलय कर लिया जाता है, और इस तरीके से इटली का एकीकरण क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अब जो ये पोप के राज्य की समस्या का समाधान किया जाता है, जिसके तहत पोप के साथ एक समझौता किया जाता है विक्टर इमैनुअल द्वितीय के द्वारा, लॉ ऑफ पेपल गारंटी जिसे कहा जाता है। इसके तहत बात की जाती है पोप के राज्य की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। जो छोटा सा क्षेत्र अगर बात की जाए जहाँ पे पोप रहता है, रोम के पास का छोटा सा क्षेत्र इसे दे दिया जाता है,
इटली की संसद द्वारा कानून पारित करके पोप के निवास स्थान व उसके चारों ओर का क्षेत्र उसे दे दिया जाता है, जहां का वह स्वतंत्र एवं सर्वोच्च शासक है। इटली की संसद के द्वारा ये प्रस्ताव पास कर दिया जाता है और जो पोप का राज्य था उसके छोटा सा क्षेत्र उसे आसपास का दे दिया और वहाँ का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया जाता है, ताकि इससे क्या बाकी अन्य जो उनके कैथोलिक धर्मावलंबी है यूरोपीय देश भी नाराज ना हो। इस तरीके से पोप की समस्या का समाधान किया जाता है और इससे इटली का ये कहा जाता है कि इसमें इटली का कानून लागू नहीं होगा। पोप को पूरी स्वतंत्रता होगी, वह विदेशी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपनी इच्छा से स्थापित कर सकता है और विदेशों में अपने राजदूतों का आदान प्रदान भी अपनी इच्छा से कर सकेगा। इस तरीके से जो क्या किया जाता है, जो ये इटली का एकीकरण संपूर्ण हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने चर्चा की कि इटली के एकीकरण का अंतिम चरण कैसे संपन्न होता है। अंतिम चरण के बारे में हमने पढ़ा है, इसका मतलब इटली का पूर्ण एकीकरण कैसे होता है। जो क्षेत्र रोम और वेनेशिया का राज्य इटली को प्राप्त नहीं हो पाया था, अगर बात की जाए 1860 ईस्वी तक बाकी संपूर्ण राज्य जो इटली में विलीन हो गए थे, सिर्फ रोम और वेनेशिया का क्षेत्र बच रखा था। और इसमें जो सहयोग किया जाता है, इनको प्राप्त करने में मूलतः जो सहयोग इसका प्रशा का यानी कि जर्मनी का सहयोग रहता है, यानी कि जर्मनी का चांसलर जो बिस्मार्क होता है उसके द्वारा इटली का सहयोग किया जाता है। और उसी दौरान जो प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य जो युद्ध होते हैं, जिसके तहत एक शेडोन का युद्ध होता है, और जो उस युद्ध के पश्चात जो इटली से पहले समझौता हो गया, इटली के द्वारा जो प्रशा का साथ दिया जाता है और प्रशा का साथ दिए जाने की एवज में जो प्रशा के द्वारा जो वेनेशिया का क्षेत्र है जो इटली को दिलवा दिया जाता है, प्राग की संधि करते हुए ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य प्राग की संधि होती है, जिसके तहत वेनेशिया का क्षेत्र किसको दिला दिया जाता है, इटली को दिला दिया जाता है। इस तरीके से इटली द्वारा वेनेशिया राज्य को प्राप्त कर लिया जाता है। अब बचा बाकी रोम का राज्य। रोम का राज्य जो सेडोना का युद्ध होता है, सेडोन का युद्ध जिसे कहते हैं, सेडान का युद्ध कहते हैं, जिसे ये भी कह सकते हो, ये किसके मध्य होता है, फ्रांस और प्रशा के मध्य होता है। इस युद्ध के दौरान जो प्रशा के द्वारा फ्रांस को पराजित कर दिया जाता है और फ्रांस को पराजित करने के पश्चात यानी कि फ्रांस के द्वारा अपनी सेनाओं को रोम से बुला लिया गया था। रोम की सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस के पास थी। तो इसी दौरान जो ये सेना को वापस बुला लेता है, तो ये जो उसकी पराजय की जो सूचना इसको मिलती है विक्टर एमेनुएल द्वितीय को, तो उसके द्वारा अपनी सेना भेज कर क्या कर लिया जाता है, रोम पर अधिकार कर लिया जाता है। और इसी तरीके से वह 2 जून 1871 ईस्वी को भव्य जुलूस के साथ प्रवेश करता है। वहाँ पे जनमत संग्रह करवा के जनता के द्वारा जो बहुमत से जनता द्वारा फैसला लिया जाता है इटली में मिलने का। इस तरीके से इटली का एकीकरण जो पूर्ण होता है, अंतिम चरण पूर्ण हो जाता है और इटली एक देश के रूप में जो उभर कर सामने आता है। और उसके तहत जो पोप के साथ लॉ ऑफ पेपल गारंटीज का समझौता किसके द्वारा कर लिया जाता है, विक्टर के द्वारा, जिसके तहत पोप के राज्य को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और उसी पोप और उसके आसपास के जो निवास क्षेत्र कुछ क्षेत्र को उसको सिर्फ दे दिया जाता है और स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया जाता है। उसको विदेशी संबंध रखने की जो अधिकार दे दिए जाते हैं और वहाँ पे जो इटली का कोई कानून लागू नहीं होगा, ये कहकर जो पोप के राज्य के साथ समझौता करते हुए इस तरीके से इटली के एकीकरण को पूर्ण कर लिया जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है। तो उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और इस तरीके से आज अपना एक चैप्टर ख़त्म होता है, समाप्त होता है इटली का एकीकरण। अब नए चैप्टर की शुरुआत जो जर्मनी के एकीकरण की हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।